हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ रिंग स्ट्रेन इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड इन साइक्लोपेंटेन। और यहाँ रिंग स्ट्रेन के अंदर दो फैक्टर आएंगे, एंगल स्ट्रेन काम करेगी और एक कौन काम करेगा, टॉरिजिनल स्ट्रेन। मतलब मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में आपसे कहूँ, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे रिंग स्ट्रेन का कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर, साइक्लोब्यूटेन में एंड साइक्लोपेंटेन के अंदर रिंग स्ट्रेन किन कारणों से या किन वजह से प्रेजेंट होती है। तो आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग रिंग स्ट्रेन के कारण जानेंगे या रीजन जानेंगे, जो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एंगल स्ट्रेन हो सकता है या फिर टॉरिजिनल स्ट्रेन। सिमिलरली उसके बाद ये मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है। इस साइक्लोब्यूटेन के अंदर हम लोग रिंग स्ट्रेन पढ़ेंगे। और ये मेरे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है। इसके अंदर भी हम लोग रिंग स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मींस रिंग स्ट्रेन दो फैक्टर कंसीडर करके चलती है, एक होता है एंगल स्ट्रेन और एक होता है टॉरिजिनल स्ट्रेन। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर आ गया तो हम लोग उसको फिर रिंग स्ट्रेन के अंदर डाल देंगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, रिंग स्ट्रेन है। आपसे कोई पूछेगा कि रिंग स्ट्रेन क्या होती है, तो आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके से ना, इसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एंगल स्ट्रेन और टॉरिजिनल स्ट्रेन। अगर इनमें से कोई एक फैक्टर हमें साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर मिल जाए तो हम लोग कह देंगे कि देयर विल बी ए रिंग स्ट्रेन। अब देखो स्टूडेंट, जब हम लोग एल्केन पढ़ते हैं, एल्केन, नॉर्मल एल्केन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां जो ऑर्बिटल होते हैं वो sp3 हाइब्रिड होते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इनके अंदर एक नॉर्मल एंगल प्रेजेंट होता है। वो नॉर्मल एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। अब इस एंगल होने की वजह से ही इनके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं होता। मींस एल्केन्स के अंदर, साइक्लो एल्केन नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं एल्केन्स के अंदर इस एंगल की वजह से इनके अंदर कोई स्ट्रेन नहीं होता। लेकिन अगर मैं इन्हीं एल्केन को कन्वर्ट करना चाहूं साइक्लो एल्केन में, इनको अगर मैं साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट कर दूं, तो साइक्लो एल्केन के अंदर अगर मान लो मैं साइक्लोप्रोपेन बना दूं, साइक्लोब्यूटेन बना दूं एंड साइक्लोपेंटेन अगर मैं बना देता हूं, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन में बना देता हूं। अब क्या होगा कि यहाँ कुछ एंगल्स होंगे, इनके सबके क्या होंगे, कुछ ना कुछ एंगल्स होंगे। अब ये एंगल इस एंगल से या तो मोर हो सकते हैं या फिर लेस हो सकते हैं। मतलब इस एंगल से या तो ज्यादा होंगे या फिर क्या होंगे, कम होंगे। और वही ज्यादा और कम होना ही इनके अंदर रिंग स्ट्रेन का रीजन बनेगा। मतलब अगर ये एंगल हमारा नॉर्मल एंगल है, इस एंगल को हम लोग आइडियल एंगल भी कहते हैं। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल एंगल भी कहते हैं। अगर इस एंगल से कोई ज्यादा है या फिर कोई कम है तो वही एक रीजन बनेगा, किसके लिए, रिंग स्ट्रेन के लिए। अब हमें पहले इनके अंदर एंगल जानना है, वो मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी बता चुका था, लेकिन फिर भी आज एक बार इनको पढ़ेंगे। एंगल जानने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो हमें आज पढ़ना है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, इन तीनों का केस हम लोग आज पढ़ेंगे। रही बात किसकी, साइक्लोहेक्सेन की, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका पूरा टॉपिक ही अलग है। बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल देन दीज ऑल थ्री, इन तीनों से ज्यादा स्टेबल है। तो इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग रहेगा। इसके अंदर चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, हाफ चेयर, इस तरीके की ट्विस्ट बोट, ये कन्फर्मेशंस बनेंगी, तो उनके अकॉर्डिंग इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन किस तरीके से वेरी करते हैं। जब मैं साइक्लोप्रोपेन, अब पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, साइक्लोप्रोपेन। जब हम लोग साइक्लोप्रोपेन के अंदर बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन में जो नॉर्मल एंगल होता है, एंगल इन साइक्लोप्रोपेन, वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। मतलब कि ये सीधा सीधा लेस देन है, लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। कितना लेस है, 49.5 डिग्री हो जाएगा पूरा लेस। मतलब कि 109.5 से 60 डिग्री पे हम लोग आए तो कितना एंगल में कंप्रेशन आया, 49.5 डिग्री आया। अब 49.5 डिग्री एंगल जो क्या नाम, जो कंप्रेशन आया है, दिस इज द रीजन why ring strain occur in साइक्लोप्रोपेन। और इसी रीजन की वजह से
साइक्लोप्रोपेन में इसी एंगल की वजह से जो ये कंप्रेशन आया है, यहां से यहां कंप्रेशन जो आया है ये वाला, इसी कंप्रेशन की वजह से हम लोग साइक्लोप्रोपेन के अंदर क्या कहेंगे, रिंग स्ट्रेन अकर होता है। अब साइक्लोप्रोपेन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से, यहाँ आप लोग देखोगे कि हाइड्रोजन हो गया एक ये इसके मान लो फ्रंट में, ये यहाँ हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन फ्रंट में रहेगा, एक क्या रहेगा बैक में रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर बात कर सकते हैं। ये और इसके अंदर जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 60 डिग्री एंगल इसमें रहेगा। साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री एंगल इसके अंदर होता है, ये इसके अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, एंगल स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है, एंगल स्ट्रेन। क्योंकि ये एंगल 109.5 डिग्री नहीं है, ये कितना है एंगल, 60 डिग्री है। इसी एंगल, इसी कंप्रेशन की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रही है, एंगल स्ट्रेन आ रही है। अब एंगल स्ट्रेन से हो क्या जाता है, मतलब एंगल स्ट्रेन तो हमने बोल दिया, लेकिन एंगल स्ट्रेन ऐसी क्या वजह बनाती है कि हम लोग कह दे कि साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल। तो देखो स्टूडेंट, जब मैं साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर देखता हूं तो ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये बॉन्ड्स, अगर यहां ये बॉन्ड स्ट्रेट रहते, स्ट्रेट, तो मैं कहता हूं यहां स्ट्रेन नहीं है। लेकिन एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है, इनके जो ये बॉन्ड है ये बेंट हो रहे हैं। ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं, बेंट हो रहे हैं। देखो आपको बेंट नजर आएगा, इस तरीके से बेंट नजर आ रहा है, ये बेंट है। अब इस बेंट होने की वजह से ही इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन, और ये कार्बन और ये कार्बन, इन तीनों कार्बन के बीच के अंदर जो ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके से, मतलब किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है वहां, कि अगर हम लोग यहां बात करें कि यहां मैं कार्बन लिख दूं और ये मेरे पास यहां कार्बन, इस तरीके से, तो इसका जो ऑर्बिटल होगा और इसका जो ऑर्बिटल होगा वो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। अब जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, कि मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ की बात करें, एंड टू एंड ओवरलैपिंग किस तरीके से, लेकिन आप लोग यहाँ देखो, यहाँ ओवरलैपिंग जो वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है। क्या हो रही है, बेंट, मतलब ओवरलैपिंग यहाँ होनी थी, इस लाइन पे होनी थी, इस वाली लाइन पे, लेकिन ओवरलैपिंग हो कहाँ रही है, यहाँ हो रही है, इस तरीके से। उसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या हो गया है, स्ट्रक्चर के अंदर जो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरीके से बेंट हो गए हैं, इस तरीके से। और इस बेंट होने की वजह से जो ये एंगल है, ये कितना हो गया, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री होने की वजह से जो बॉन्ड है इसके अंदर, वो बेंट होने की वजह से ही हम लोग इसके अंदर क्या कह रहे हैं, एंगल स्ट्रेन कह रहे हैं। अब क्या हो जाता है कि अगर ये बॉन्ड बेंट हो जाते हैं, बेंट होने की वजह से क्या हो गया कि इन बॉन्ड्स के अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग ना होने की वजह से ये बॉन्ड रहते हैं वीक, और वीक होने की वजह से इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाता है, ज्यादा। और पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल। तो देखो फिर से, साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 60 डिग्री। जो लेस देन रहता है नॉर्मल एंगल, कितना लेस देन रहता है, 49.5 डिग्री। और यही जो एंगल है, यही कंप्रेशन जो है एंगल का, यही इसके अंदर किसका रीजन बनता है, रिंग स्ट्रेन का रीजन बनता है। अब रिंग स्ट्रेन से हो क्या जाता है, रिंग स्ट्रेन के अंदर किस तरह, ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद एंगल स्ट्रेन की वजह से हुआ क्या कि जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जिन ऑर्बिटल से कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इनके अंदर क्या क्रिएट हो गई है, एक बेंट फॉर्म क्रिएट हो गई है। मतलब कि ये स्ट्रक्चर जो है बेंट हो गया है इस तरीके से। ये जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है वो इस तरीके से हो रही है, होनी कहां चाहिए थी, इन लाइंस पे, लेकिन हो कहां रही है, इस तरीके से हो रही है। तो मतलब ये नॉट इफेक्टिवली ओवरलैपिंग है। अगर इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होती तो वो ये होती इस तरीके से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड। यहाँ एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं हो रही। अब एंड टू एंड ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से क्या होगा, इनके जो बॉन्ड है वो क्या कर जाएंगे, बेंट। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ये बॉन्ड क्या है, बेंट है। अब बेंट होने की वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब यही स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि इसके जो ये बॉन्ड है, बेंट होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, वीक। और वीक होने की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, ज्यादा। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही हम लोग इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं, लेस स्टेबल बोलते हैं। और इसके अंदर यही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का रीजन क्या है, रिंग स्ट्रेन का रीजन। मतलब रिंग स्ट्रेन का सीधा मतलब है कि जहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, तो समझ लो रिंग स्ट्रेन भी क्या होगी, वहां ज्यादा होगी इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये तो बात थी किसकी, साइक्लोप्रोपेन की बात थी ये, जिसमें मैंने अभी केवल आप लोगों को एंगल स्ट्रेन के बारे में बताया कि एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन के अंदर प्रेजेंट है जो इसको अनस्टेबल बना रही है। अब अगर मैं
इसके अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन की बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं इसके अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन की, तो देखो केवल एंगल स्ट्रेन एक कारण नहीं है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है। साइक्लोप्रोपेन को केवल एंगल स्ट्रेन ही एक रीजन नहीं है जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, इसके अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन भी होता है। अब टॉरिजनल स्ट्रेन किस वजह से क्रिएट होता है, जब मैंने कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन इथेन हम लोग ये सब कुछ पढ़ रहे थे तो हम वहां इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन पढ़ रहे थे। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को मैंने लेस स्टेबल कहा था क्योंकि वहां क्या क्रिएट हो रही थी, टॉरिजनल स्ट्रेन क्रिएट हो रही थी। और टॉरिजनल स्ट्रेन क्यों क्रिएट हो रही थी कि अगर आपके बॉन्ड्स बैक टू बैक आ जाते हैं, बैक टू बैक आने की वजह से वहां टॉरिजनल स्ट्रेन क्रिएट होती है, रिपल्शन क्रिएट होती है। तो यहां भी जब आप लोग साइक्लोप्रोपेन का टॉरिजनल का हम लोग जब केस पढ़ेंगे तो वहां भी आप लोगों को इक्लिप्स्ड फॉर्म नजर आएगी, किसकी, साइक्लोप्रोपेन की। अभी हम लोग जनरेट करेंगे उस इक्लिप्स्ड फॉर्म होने की वजह से, मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है दोनों कार्बन के वो क्या रहेंगे, बैक टू बैक रहेंगे, वहां क्या क्रिएट हो जाएगी, टॉरिजनल स्ट्रेन। और वो टॉरिजनल स्ट्रेन भी एक रीजन रहेगी किसका, इस रिंग स्ट्रेन का। मतलब टोटल मिला के एंगल स्ट्रेन और टॉरिजनल स्ट्रेन दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे किसके अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर, और वो दोनों ही अनस्टेबिलिटी का कारण बनेंगे किसके लिए, साइक्लोप्रोपेन के लिए। अब मैं इसका टॉरिजनल स्ट्रेन आप लोगों को बताता हूं कि इसके अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन किस तरीके से प्रेजेंट है। देखो यहाँ पहले तो हम लोग ये बना लेते हैं कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, तो इसके अंदर जो ओवरलैपिंग इस तरीके से चल रही थी जो इसकी अनस्टेबिलिटी का कारण थी, तो उसको एक बार यहाँ साइड में बना देते हैं। इस तरीके से, तो यहाँ क्या क्रिएट हो रही है, एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो रही थी। यहाँ क्या क्रिएट हो रही थी, एंगल स्ट्रेन। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में कि टॉरिजनल स्ट्रेन किस तरीके से क्रिएट होगी। देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं, इस तरीके से देखूं, मतलब आपका जो फ्रंट वो ये कार्बन होना चाहिए, तो इस कार्बन के पीछे ये वाला कार्बन होगा, इस कार्बन के पीछे ये कार्बन होगा, और आप लोग ध्यान से अगर देख रहे हो तो ये हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों इक्लिप्स्ड है, और यहाँ से ये इक्लिप्स्ड है। तो वैसे तो आपको स्ट्रक्चर में पता लग रहा होगा कि यहाँ इक्लिप्स्ड हो रहा है, मीन्स इस कार्बन के पीछे के कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्लिप्स्ड हो रहे हैं। तो अब इसका हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, इसका अगर हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ फ्रंट कार्बन ये आपका बैक कार्बन से CH2 पे जुड़ा हुआ है, और इसके बाद एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हो, ये देखो ये कार्बन आपका क्या है, फ्रंट कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या है, बैक कार्बन, इधर ये क्या निकला हुआ है, CH2, और ये एक हाइड्रोजन बैक वाला है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, बैक, और ये वाला क्या है, फ्रंट। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ इस तरीके से देखने पे। तो ये इसकी जो फॉर्म है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है इसका। ये कौन सा प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर जब मैं साइक्लोप्रोपेन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म बन रही है, ये इक्लिप्स्ड है। ये क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों इक्लिप्स्ड कार्बन हाइड्रोजन्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या क्रिएट हो रही है, टॉरिजनल स्ट्रेन। तो देखो एंगल स्ट्रेन और टॉरिजनल स्ट्रेन दोनों ही प्रेजेंट है किसके अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर। दोनों ही इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। तो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिंग स्ट्रेन फॉर साइक्लोप्रोपेन, कि साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन किस तरीके से वेरी करती है। ड्यू टू 2 रीजंस, एंगल स्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो क्या हो जाते हैं, बेंट करके जुड़े हुए हैं। अब बेंट की वजह से जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएंगे, वीक, और वीक होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। फिर टॉरिजनल स्ट्रेन है, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इस तरीके से आ रही है, तो टॉरिजनल स्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या, रिंग स्ट्रेन, और जितनी ज्यादा रिंग स्ट्रेन उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दैट्स व्हाई साइक्लोप्रोपेन इज वेरी वेरी मच अनस्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन, एज कंपेयर टू साइक्लोपेंटेन, एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। तो नाउ द टर्न अबाउट साइक्लोब्यूटेन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन के बारे में पढ़ेंगे कि साइक्लोब्यूटेन क्या कहता है। देखो साइक्लोब्यूटेन, देखो साइक्लोब्यूटेन क्या क्या है। साइक्लोब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं।
ऐसे, और यहाँ कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल है। यहाँ कितना कहते हैं? 90 डिग्री एंगल। लेकिन अभी यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं होता, ये एंगल कुछ और होता है। अभी मैं लिखता हूं कि द एंगल प्रेजेंट इन साइक्लोब्यूटेन इज 88 डिग्री एंगल होता है, नॉट 90 डिग्री। ये कितना एंगल होता है? 88 डिग्री एंगल होता है, विच इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। कितना लेस देन है? 21.5 डिग्री लेस देन है। मतलब कि साइक्लोप्रोपेन में तो 49.5 डिग्री था, यहाँ कितना कम है? 21.5 डिग्री। तो अब एक सीधी सी बात है, अगर 109.5 डिग्री से एंगल ये आ रहा है तो यहाँ भी कंप्रेशन हो रहा है। अब केवल फर्क क्या है कि वहां कंप्रेशन ज्यादा था साइक्लोप्रोपेन के अंदर, यहाँ कंप्रेशन क्या है? कम। अब ये जो इस एंगल की बात है, ये एंगल किस तरीके से 88 डिग्री है? देखो आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखो, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अगर ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता, प्लेनर मतलब किस तरीके से, इसके सारे के सारे आप लोग इसको ध्यान से देखो, इसका ये बॉन्ड आगे से उठा हुआ है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आगे से इस तरीके से है। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे रहती, इस तरीके से रहती, मतलब चारों के चारों जो हाइड्रोजन है वो इस सरफेस को टच कर रहे होते, तब मैं कहता कि इसके अंदर जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से है। ये देखो मैंने इसको छोड़ दिया, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस होने के बाद अपने आप स्प्रिंग करके ऊपर आता है, और ऊपर आने की वजह से क्या हो रहा है? इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है ये कहाँ? इस सरफेस से ऊपर है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि इसके अंदर परफेक्ट 90 डिग्री एंगल नहीं है। इसमें जो एंगल है वो कितना बताया गया है? 88 डिग्री एंगल इसके अंदर बताया गया। अब अगर इसके अंदर 90 डिग्री एंगल होता, अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर 90 डिग्री एंगल होता तो ये स्ट्रक्चर होती प्लेनर, और प्लेनर होती तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल बढ़ गया, मतलब 88 से कितना हो गया? 90 डिग्री। तो क्या होता कि ये डिफरेंस कम हो जाता, और अगर ये डिफरेंस कम होता तो मैं क्या कहता कि थोड़ी सी एंगल स्ट्रेन क्या हो गई है? कम हो गई है। फिर से समझो, अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर अभी 88 डिग्री एंगल है, अगर इसके अंदर 90 डिग्री एंगल होता इस तरीके से, तो मैं क्या कहता कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 109.5 से और 21.5 डिग्री पे जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कम हो जाता, और कम हो जाता तो क्या होता कि एंगल स्ट्रेन क्या होती? कम होती, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता कि अगर वहां एंगल स्ट्रेन कम होती और ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होती, तो आप लोग ध्यान से देखो, इसके जो हाइड्रोजन्स हैं, चारों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक दूसरे के पीछे इक्लिप्स्ड फॉर्म में आ जाएंगे अगर इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। तो क्या हो रहा है कि अगर एंगल स्ट्रेन हम लोग कम कर रहे हैं इसको ऐसे प्रेस करके, मतलब एंगल 90 डिग्री लेके आ रहे हैं ऐसे प्रेस करके, तो एंगल स्ट्रेन तो कम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या बढ़ जाती है? फिर टॉरिजनल स्ट्रेन बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये चारों के चारों जो हाइड्रोजन के कार्बन के जो हाइड्रोजन है ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इक्लिप्स्ड। लेकिन अभी जब इस फॉर्म में है ये, तो टॉरिजनल स्ट्रेन कम हो रही है, लेकिन एंगल स्ट्रेन क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब यहाँ साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या हो रहा है कि व्हेन वी इंक्रीज, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन is slightly folded, folded का मतलब समझ रहे हो आप लोग? जैसे मेरा हाथ है, इसको मैं इस तरीके से प्लेन पे रखता हूं और मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये फोल्ड हो गया। अभी क्या हो गया है? फोल्ड। आप इस स्ट्रक्चर को भी देखो इस तरीके से, ये स्ट्रक्चर जो है, अगर मुझे इन सबको एक प्लेन में, मान लो इन दो कार्बन को मैं एक प्लेन में लाऊं और इनको एक प्लेन में लाऊं, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो देखो, इसके आपको जो फ्रंट कार्बन है और जो ये बैक कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों कार्बन आपको सरफेस से ऊपर उठे हुए मिलेंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर आई हुई है, और इस फोल्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही क्या होता है कि देयर इज या मैं लिख दूं कि द स्ट्रक्चर, मैंने आपसे कई बार कहा है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी सब्सटेंस है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो यहाँ एक बैलेंस्ड स्ट्रेन बनेगी। बैलेंस्ड स्ट्रेन किसके बीच में? टॉरिजनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन दोनों होंगी, लेकिन वो बैलेंस होंगी। द स्ट्रक्चर एडजस्ट इटसेल्फ इन ए बैलेंस स्ट्रेन।
क्यों कह रहे हैं हम लोग ऐसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया कि अगर मैं इसके अंदर 88 डिग्री एंगल देख रहा हूं तो वो इस वजह से देख रहा हूं कि ये 88 डिग्री एंगल इसलिए रखता है ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन अपना, कि अपने अंदर ये टॉरिजनल स्ट्रेन को कम कर सके। लेकिन अगर टॉरिजनल स्ट्रेन कम हो रही है तो इसका 88 डिग्री एंगल के साथ एंगल स्ट्रेन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मान लो मैं इसके एंगल को 90 डिग्री कर देता हूं बाय प्रेस इट। अगर मैंने इसको प्रेस किया था, जब मैंने इसे प्रेस किया था तो प्रेस करने पे क्या होता है, इसका एंगल 90 डिग्री हो गया था, लेकिन उस वक्त क्या बढ़ गई थी, इसमें टॉरिजनल स्ट्रेन बढ़ गई थी। मतलब ये जो कार्बन्स है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या आ गए थे, बैक टू बैक। तो यहाँ एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है कि व्हेन एंगल स्ट्रेन इज मोर, व्हेन एंगल स्ट्रेन इज लेस, जब मैं एंगल स्ट्रेन को लेस कर देता हूं, देन टॉरिजनल स्ट्रेन इंक्रीजेस। तो टॉरिजनल स्ट्रेन बढ़ जाती है, मतलब किसी ना किसी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेन तो आ रही है। और अगर मैं व्हेन टॉरिजनल स्ट्रेन इज लेस, देन एंगल स्ट्रेन इंक्रीज। देखो दोनों फैक्टर अलग अलग तरीके से काम करें, तो स्ट्रक्चर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये दोनों की दोनों जो स्ट्रेन है ये बैलेंस हो जाए। मतलब थोड़ा थोड़ा सा हो गए, दोनों के दोनों एक ऐसी फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल आया, साइक्लोब्यूटेन एक ऐसी फॉर्म के अंदर आया जहां वो क्या फील कर रहा है, अपने आप में खुद में स्टेबिलिटी फील कर रहा है। लेकिन वो स्टेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी किसके अंदर है, साइक्लोपेंटेन के अंदर होगी, साइक्लोपेंटेन के अंदर होगी, या फिर किसके अंदर होगी, साइक्लोहेक्सेन के अंदर होगी। तो साइक्लोप्रोपेन में डिफरेंस कितना आया एंगल का, 49.5 डिग्री। उसकी वजह से उसमें क्या क्रिएट हुआ, एंगल स्ट्रेन। उसके बाद उसमें टॉरिजनल स्ट्रेन भी हम लोगों ने पढ़ी थी। साइक्लोब्यूटेन को जब हम लोग लेके आए तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर एंगल हम लोग कहते थे कि 90 डिग्री। वो किस वजह से होगा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री एंगल हो जाता है तो एंगल स्ट्रेन तो कम हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या बढ़ गया, टॉरिजनल स्ट्रेन बढ़ गया। लेकिन अगर मैं एंगल स्ट्रेन को इसको एंगल स्ट्रेन को ज्यादा कर दूं तो फिर क्या होगा, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब यहाँ साइक्लोब्यूटेन में दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता तो मैं कहता टॉरिजनल स्ट्रेन कम, अगर ये 88 डिग्री है तो टॉरिजनल स्ट्रेन तो क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन एंगल स्ट्रेन क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब 88 डिग्री अगर है, 88 डिग्री अगर है तो एंगल स्ट्रेन क्या हो गई है, लेस, जो इसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी ले आई। अब ये जितनी स्टेबिलिटी आई थी, जितनी ये स्टेबिलिटी आई थी 88 डिग्री पे, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो गई, सॉरी एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, मोर होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि 88 डिग्री है तो यहां अनस्टेबिलिटी हो गई है, अनस्टेबिलिटी। लेकिन इस अनस्टेबिलिटी को थोड़ा सा कौन स्टेबल कर रहा है, टॉरिजनल स्ट्रेन। इस 88 डिग्री पे क्या कर रहा है वो, कि ये क्या हो रही है, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो रही है, लेस हो रही है, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो रही है, लेस। लेकिन अगर ये एंगल 90 हो गया तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब एंगल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, लेस, लेकिन फिर टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि साइक्लोब्यूटेन के अंदर भी स्ट्रेन प्रेजेंट है, एंगल स्ट्रेन भी है और टॉरिजनल स्ट्रेन भी है, लेकिन वो इस तरीके से वेरी कर रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर फोल्डेड है तो एंगल स्ट्रेन तो क्या है 88 डिग्री, और जो टॉरिजनल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, कम। और अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं तो टॉरिजनल स्ट्रेन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोब्यूटेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जहां क्या प्रेजेंट है, रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। अब आता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को हम लोग इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि ये मेरे पास साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये आपके पास सामने साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे समझते हैं कि यहाँ देखो, ये जो इसके कार्बन है, ये वाले जो कार्बन है 1 2 3 और 4, पीछे वाले जो 4 कार्बन है, ये आपको प्लेन पे नजर आ रहे हैं, मीन्स इसके सरफेस को इसके हाइड्रोजन टच कर रहे हैं। लेकिन जो ये फ्रंट कार्बन है, ये कहाँ हुआ है, इस तरीके से फोल्ड है। अच्छा, ये वाली स्ट्रक्चर भी बिल्कुल साइक्लोब्यूटेन की तरह वेरी करती है। अच्छा, इसमें एंगल मैंने आपको बताया हुआ है, एंगल कितना होगा साइक्लोपेंटेन के अंदर, साइक्लोपेंटेन के अंदर एंगल होता है 108, मतलब कि ये एंगल बहुत करीब है किस एंगल के, 109.5 डिग्री के। इससे एक बात प्रूफ हो गई कि इसके अंदर जो साइक्लोपेंटेन है, इसके अंदर टॉरिजनल जो सॉरी एंगल स्ट्रेन तो इनसे क्या रहेगी, कम रहेगी, साइक्लोब्यूटेन से, साइक्लोप्रोपेन से। अब एंगल स्ट्रेन किस तरीके से इसके अंदर काम करती है, देखो, अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनर होती, ऐसे होती, ये वाली स्ट्रक्चर भी ऐसे प्लेनर होती, चारों के चारों कार्बन, पांचों कार्बन एक ही प्लेन पे इस पे रहते, तो मैं क्या कहता कि इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारे जो हाइड्रोजन है, ऑल द CH हाइड्रोजन जो हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, फिर
इक्लिप्स्ड हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर ये एंगल ये अगर इस तरीके से वेरी कर रहा है, मतलब प्लेनर अगर स्ट्रक्चर हो जाती है, तो फिर इसके अंदर एंगल भी चेंज होगा। अभी एंगल इसके अंदर 108 क्यों है? क्योंकि ये इस तरीके से जब आगे से इस तरीके से उठा हुआ है तब इसके अंदर एंगल 108 है। मतलब ये वाली स्ट्रक्चर भी ना साइक्लोब्यूटेन की तरह वेरी करती है। ये भी अपने आप के अंदर इस तरीके से एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस टॉरिजनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन बनाती है, जहां खुद के अंदर स्टेबल हो। मतलब कि इस वाली फॉर्म के अंदर ये खुद पे स्टेबल है, लेकिन ये उतना स्टेबल नहीं है जितना साइक्लोहेक्सेन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इस वाले कार्बन के ऊपर उठने की वजह से इसके अंदर इसने अपना टॉरिजनल स्ट्रेन तो कम कर लिया है। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको नीचे कर दूं तब तो सारे के सारे पांचों कार्बन के हाइड्रोजन जो वो इक्लिप्स, लेकिन अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो केवल 4 कार्बन के हाइड्रोजन क्या होंगे? इक्लिप्स। मतलब इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर ये स्ट्रक्चर टॉरिजनल स्ट्रेन के साथ मोर स्टेबल है, लेकिन ऐसे ये टॉरिजनल स्ट्रेन के साथ क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल हो जाएगी। मतलब अगर साइक्लोपेंटेन को आप लोगों को समझना है तो साइक्लोपेंटेन में क्या है कि बिल्कुल सेम इसी तरीके से वेरी करती है साइक्लोब्यूटेन की तरह। जैसे साइक्लोब्यूटेन में फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में फोल्डेड स्ट्रक्चर है। अब अगर उसका स्ट्रक्चर फोल्डेड ना हो तो पांचों के पांचों कार्बन के हाइड्रोजन इक्लिप्स, लेकिन अगर स्ट्रक्चर फोल्डेड है तो पांचों के पांचों कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो इक्लिप्स्ड नहीं होंगे, केवल किसके होंगे? बाकी के चारों के चार जो हैं, ये जो पीछे वाले हैं, ये इक्लिप्स्ड होंगे। तो अगर ये केस है तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ज्यादा, टॉरिजनल स्ट्रेन ज्यादा, और अगर ये कन्फर्मेशन है तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कम, टॉरिजनल स्ट्रेन भी क्या होगी? कम होगी। तो साइक्लोपेंटेन के अंदर क्या है कि फोल्डेड स्ट्रक्चर होने की वजह से साइक्लोपेंटेन के अंदर जो स्टेबिलिटी है, साइक्लोपेंटेन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोपेंटेन, मैं इसको लिख देता हूं पूरा एक बार तरीके से। साइक्लोपेंटेन इफ एंगल कितना होगा यहां पहले? 108 डिग्री, जो बहुत करीब है इस एंगल के। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि ये स्ट्रक्चर को प्लेनर होना चाहिए था। ये स्ट्रक्चर को क्या होना चाहिए था? प्लेनर। ठीक है, structure should be structure were planar, must be planar, but when structure is planar then तब क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर अगर प्लेनर हो गई then all the CH bond और मतलब ऑल द CH बॉन्ड, मतलब जो 10 CH बॉन्ड है, 10 के 10 CH बॉन्ड आर इक्लिप्स्ड, विच इंक्रीज द टॉर्जिनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाती तो सारे के सारे जो पांचों के पांचों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरीके से फिर से दिखाता हूं मैं, ये पांचों के पांचों जो है, ये ऐसे मैं इसको कर दूं ऐसे, इस तरीके से ये प्लेनर हो गया, तो सारे के सारे पांच के जो 10 के 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पे इक्लिप्स हो जाएंगे। लेकिन इफ टॉरिजनल स्ट्रेन इज लेस देन only 4 carbon hydrogen bond are eclipsed। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि केवल अगर ये फॉर्म है इसकी, ये वाली फॉर्म है, तो केवल ये 4 कार्बन क्या होंगे? इक्लिप्स्ड होंगे। अब देखो, आप लोग खुद समझ सकते हो, ये वाली फॉर्म के अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन ज्यादा, ये वाली फॉर्म के अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन क्या? कम। एंगल स्ट्रेन तो इसमें कम है ही, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत कम है। इसकी जो स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टॉरिजनल स्ट्रेन के ऊपर। अब इसके अंदर 2 फॉर्म बनती है, या तो ये फॉर्म जहां टॉरिजनल स्ट्रेन ज्यादा है, या फिर ये फॉर्म जहां टॉरिजनल स्ट्रेन क्या है? कम है। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा? फोल्डेड होगा, और इसके अंदर टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होगी? थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन, एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोपेंटेन जो वो ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, किसके जितना? साइक्लोहेक्सेन के जितना। लेकिन साइक्लोहेक्सेन का अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए केवल इतना ही हम लोग पढ़ेंगे कि रिंग स्ट्रेन हमने पढ़ा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन में।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पूरा साइक्लोहेक्सेन का टॉपिक खोल देंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपको मॉडल के तहत ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको एक एक बात बिल्कुल प्योरली तरीके से समझ आएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।